बिहार चुनाव 2020 के लिए एनडीए की सीटों का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू 115 तो बीजेपी 112 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू कहां से अपने उम्मीदवार को उतारेगी, जहां से वो अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा की 115 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी 112 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से सीटों के बंटवारे पर मुहर के बाद बिहार के विकास को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी। कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं देता हूं। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था। कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। मोदी ने स्पष्ट किया कि जो नीतीश का नेतृत्व बिहार में स्वीकार करेगा वही राज्य के गठबंधन में रहेगा। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और अविनाश जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसे कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है और बता दें 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भयानक बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछे हैं कि गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। यूपी के हाथरस में हुई घटना के बाद विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। वहीं सरकार का कहना है कि यूपी में विदेशी फंड के जरिए जातीय दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है। इन सबके बीच हाथरस कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में रात में अंतिम संस्कार कराने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 मुद्दों पर भी हलफनामा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों, गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस का स्टेटस क्या है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। राजपूत मामले से जुड़े ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जी हां, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को 14 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं।
दोनों भाई बहन ड्रग्स केस में मुंबई की जेल में बंद है। 6 अक्टूबर को रिया की न्यायिक हिरासत खत्म होनी थी, लेकिन अभी उन्हें कुछ और दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को अभी और 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा। मंगलवार को मुंबई सेशंस कोर्ट ने रिया समेत उनके भाई की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। मालूम हो, रिया और शौविक को ड्रग मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। रिया भाईखाला जेल में बंद है। रिया और शौविक कई बार कोर्ट में जमानत की याचिका डाल चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी बेल याचिका कोर्ट की ओर से खारिज हो रही है। एनसीबी ने 8 सितंबर को 28 वर्षीय बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया को गिरफ्तार किया था। रिया और शौविक उन 20 लोगों में से हैं जिन्हें पिछले कुछ हफ्तों में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी सुशांत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। तभी रिया का नाम सामने आया था। रिया और उनके भाई शौविक के कई ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन सामने आए थे। रिया और शौविक की उनके साथ चैट का भी खुलासा हुआ था। इसके बाद से दोनों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया। रिया और शौविक पर सुशांत के लिए ड्रग खरीदने का आरोप है। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज खेती बचाओ यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने पंजाब के पटियाला से प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून मौजूदा ढांचों के खिलाफ है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब से इस कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की है। आज वो हरियाणा में एंट्री करेंगे। हरियाणा में एंट्री से पहले राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ये यात्रा मोदी सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये मौजूदा सिस्टम को खत्म करने का तरीका है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब ये कानून लाया जा रहा है। सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि खुद पीएम मोदी को भी ये 3 कृषि कानून समझ नहीं आते हैं। 6 महीने बाद देश में न रोजगार होगा और ना ही भोजन होगा, क्योंकि सिस्टम को तोड़ दिया गया। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको यह भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे और अब मैं आपको बता रहा हूं और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। 2 चीजें आपसे कहूंगा। पहली बात, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर संसद से पास होकर कानून बनने के बाद भी सरकार को चौतरफा घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देश की शान वायुसेना इस 8 अक्टूबर को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इसी को लेकर आज गाजियाबाद के एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस बार एयरफोर्स डे पर कैसा होगा नजारा और कौन कौन से फाइटर जेट्स और प्लेन अपने करतब दिखाएंगे। भारतीय एयरफोर्स अपनी 88वीं स्थापना दिवस की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इस मौके पर एयरफोर्स के विमानों ने गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हवा में कई करतब दिखाए। इस दौरान विमानों से आसमान में आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर जमीन पर जवानों की कदमताल हुई, जबकि आकाश में सारंग, सूर्य किरण और पैरा जंपर्स के करतब भी हुए। 150 फीट से ज्यादा ऊंचाई से पैराशूट लेकर जवानों ने उड़ान भरी, तो वहीं सारंग और चीनू के साथ स्वदेशी हल्के विमान तेजस की भी धमक नीले गगन में दिखाई गई। एयरफोर्स डे की परेड के दौरान एरियल डिस्प्ले में इस बार 56 एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। एयर डिस्प्ले में आकाश गंगा टीम, रुद्रा, चिनूक फॉर्मेशन भी होंगे।
स्टैटिक डिस्प्ले में राफेल के अलावा चीनूक, मिग-29, अपाचे, मिराज, आकाश मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेंगे। बहादुर फॉर्मेशन में मिग-29 और सुखोई 30 आसमान में अपना कारनामा दिखाएंगे। एकलव्य नाम से भी नया फॉर्मेशन बनाया गया है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। राफेल को 2 फॉर्मेशन का हिस्सा बनाया गया है। विजय फॉर्मेशन में राफेल के साथ जैगवार उड़ान भरेंगे। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन में शामिल होकर राफेल अपने जौहर दिखाएगा। भारत की एयरफोर्स दुनिया की चौथे सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, जो हर साल 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कम ही लोगों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिला है। इसके बावजूद तकरीबन 2 से 3 हजार भी भीड़ इसमें जुटेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.